Welcome back in the another video lecture of vector algebra. In this video lecture, we are again going to solve some problem based on section formula, and this is going to be very important video lecture. और इसमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट देन अगेन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. और बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम कवर करेंगे ना, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वर्क इज़ फॉर आईआईटी. ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये आईआईटी के लिए है. ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड यू कैन स्किप दिस, अदरवाइज यू कैन जस्ट लाइक वॉच इट एंड अंडरस्टैंड वॉट एवर यू वांट. ठीक है, लेकिन अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हो तो टेक इट सीरियसली. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज इट इज़ गुड. ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रूव द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. हम जानते हैं कि डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब ना दोनों को आधा भाग में बांटना. जैसे क्या हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा ये पैरेललोग्राम है तो इनका जो बाइसेक्ट करना मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है. ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है बाय यूजिंग वेक्टर. ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सा है, लीजिए प्रूफ. ठीक है, मान लीजिए मैं जो भी बोलूँगा ना सब लिखूँगा नहीं. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारा वेक्टर है. ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है. ए है, बी है, सी है और डी है. ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का ए है, बी क्या बी है, सी का सी है और डी का पोजीशन वेक्टर क्या है डी है. ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ मैं समझ सकता हूँ, वो ये है कि सिंस ये पैरेललोग्राम है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वेक्टर ए बी इक्वल टू जो है वो वेक्टर डी सी है. क्यों? कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी. ठीक है, पहला चीज़. और दूसरा जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी से. ठीक है, अरे भैया ए बी और डी सी क्या इक्वल है, या हम डायरेक्टली बोलते हैं. लेकिन अगर अपन थोड़ा सा और कंसेप्ट में जाएं तो हम बोल सकते हैं कि चूँकि ए बी और डी सी का लंबाई क्या सेम होता है ना. अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी की लंबाई सेम होगी तो इसके मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों पैरेलल भी होते हैं तो इसलिए पैरेलल है. पैरेलल में डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम ए बी इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं. अगर ए बी इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और सी को सी डी सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी. चलिए, अब ये माइनस डी वाले इधर ले आए तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर टी, और ये माइनस ए को उधर ले जाए क्या आ जाएगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए. ध्यान से देखिएगा, ये सी प्लस ए को मैं इस साइड ले लेता हूँ, सी प्लस ए इक्वल टू बी प्लस डी. कोई मतलब नहीं है बट मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. सी प्लस ए और बी प्लस डी दोनों को मैं दो दो से डिवाइड कर दूँ. वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए बाई टू, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाई टू. अब ध्यान से देखिएगा, अब इससे क्या समझते हैं. ठीक है, पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ सी और ए क्या है, दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है. सी और ए क्या पोजीशन बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ये दो पॉइंट है सी और ए, सी और ए. ठीक है, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा ना उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए बाई टू. अरे वही है ना. इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये सी और ए का क्या है मिड पॉइंट है, ये जो पोजीशन वेक्टर, और ये जो पोजीशन वेक्टर है यही इसका भी पोजीशन वेक्टर है जो बी और डी का मिड पॉइंट है. बी और डी का मिड पॉइंट है, ये दोनों क्या बता रहा है, नहीं समझा. यही तो मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा देख के ना आपको समझ में आना चाहिए क्या बता रहा है. ये देखिए सी और ए का अगर दो पॉइंट पोजीशन वेक्टर उनका मिड पॉइंट क्या होगा सी प्लस ए बाई टू, और बी और डी अगर दो पॉइंट होगा तो उनका मिड पॉइंट क्या होगा बी प्लस डी बाई टू. और ये दोनों क्या है इक्वल है, मतलब दोनों एक ही जगह है. तो बी और डी का जो मिड पॉइंट है और सी और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों सेम है. इसलिए क्या हो जाएगा, डायगोनल्स के जो आप पैरेललोग्राम जो होंगे वो दो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, मतलब जिनके आधे पर क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं. यानी कि ये जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये डायगोनल जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है. तो यही कहानी है, तो ये प्रूव हो गया. समझ में आया, बस इतना ही कंसेप्ट है. अब ये जो तरीका है ना सोचने का, यही तरीका हमको आगे भी सोचना है सभी क्वेश्चंस में, और इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम is parallel to the parallel side of trapezium and is equal to the half the difference of their length. ट्रेपेजियम होता कैसा है, वो कुछ ऐसा होता है. ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम होता है. ठीक है, ये दोनों लाइन क्या होता है पैरेलल होते हैं, और ये इसकी कुछ मतलब ये नहीं होता. ठीक है,
तो ये मान लीजिए हमारा क्या जाएगा ए बी, और ये हमारा मान लीजिए सी हमारा डी। ठीक है, अब इनके जो डायगोनल के मिड पॉइंट्स है, मान लीजिए हमारा डायगोनल ए है और ये हमारा डायगोनल ए है, तो इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ एम और इसको मैं मान लेता हूँ एन। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है डी है, इसका पोजीशन वेक्टर एम है और इसका पोजीशन वेक्टर एन है। ठीक है, मान लिया। अब ये क्या बोल रहा है, प्रूव दैट सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, मान लीजिए मिड पॉइंट को मिला दिया एम एन। ठीक है, ट्रापेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड बाय ट्रापेजियम, मतलब ये जो एम एन है ना वो पैरेलल होना चाहिए ए बी और डी सी के। ठीक है, पैरेलल होना चाहिए और इज इक्वल टू द हाफ द डिफरेंस ऑफ द, मतलब एम एन का जो वेक्टर होगा वो ना वो हाफ होगा द डिफरेंस, मतलब ए बी बड़ा है तो ए बी माइनस डी सी के, ऐसा ऐसा अपने को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एम जो होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2। क्यों? क्योंकि एम क्या है, ए और सी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा। अब वेक्टर एन जो होगा वो होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर टी बाई 2, क्योंकि एन भी जो क्या है वो मिड पॉइंट है बी और डी का। ये तो समझ गया होगा। तो नाउ अगर मैं निकालता हूँ एम एन वेक्टर तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, यही होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ एन क्या है, बी प्लस डी बाई 2 माइनस ए प्लस सी बाई 2। अब इसको आप ध्यान से देखते हैं तो 1/2 कॉमन लेके मैं इसको बोल सकता हूँ ऐसे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी। देखिएगा ये दोनों माइनस माइनस से माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस सी और ये दोनों प्लस है, तो इसको मैंने एडजस्ट किया है, ध्यान सुनिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए 1/2, बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। समझ में आ रहा, ये डी सी सी डी को ऐसे लिख सकता हूँ, या इसको लिख सकता हूँ 1/2 ए बी वेक्टर माइनस डी सी वेक्टर। अब देखिएगा ए बी ऐसा है तो डी सी ऐसा है। ठीक है, ठीक है, यही अपन निकालना था ए बी माइनस डी सी का ऐसा। तो ये समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या है, ये तो प्रूफ हो गया। पहला तो ये प्रूफ हो गया, क्या वो प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट ये वाला ट्रेपेजियम एंड इज इक्वल टू द हाफ द डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ, मतलब ए बी और डी सी का जो लेंथ है उनका जो डिफरेंस है उसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम एन का लेंथ आ जाएगा। ये अपने को प्रूफ हो गया। सिंस, अब ध्यान सुनिएगा, सिंस ए बी जो है वो पैरेलल है किससे, डी सी से। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू के टाइम डी सी लिख सकता हूँ, कि वेयर के इज ए स्केलर। समझ में आ रहा, लिख सकता हूँ ना। उसी अगर इसी को मैं यहाँ पर प्रूव कर दूँ, पुट कर दूँ, तो ए बी की जगह क्या लिख दूँगा, के टाइम डी सी माइनस डी सी। तो इसका मतलब 1/2 के माइनस 1 इंटू डी सी। अब ये जो 1/2 के माइनस 1 क्या है, कि स्केलर जिसको मैं लैम्डा टाइम डी सी बोल सकता हूँ, और ये इक्वल टू क्या है, एम एन वेक्टर। तो एम एन वेक्टर को लैम्डा टाइम डी सी, इसका मतलब क्या हो गया, एम एन जो वेक्टर है वो पैरेलल है वो डी सी से, और एम एन जो पैरेलल डी सी पैरेलल किसके है, ए बी के। यानी क्या हो गया, ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, जो कि पहला चीज़ था। ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम। तो जो हमारा जो मिड पॉइंट को जो मिला रहे थे, एम एन जो पैरेलल हो गया डी सी और ए बी से, तो इसलिए ये भी प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है। तो बस ऐसे ही इसको प्रूफ करना था। बस आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको इस पर फॉलो करना था। अगर आपको फिर से ये रिपीट करके देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है, इस पर बहुत ज़्यादा बोल के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी है, मतलब फैक्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ, बट फिर भी इसे प्रूव करता हूँ। ठीक है, मैंने वहाँ बोला था कि मैं प्रूफ नहीं करूँगा चूँकि, लेकिन RD शर्मा में ये क्वेश्चन दिया था तो मैंने बोला कि अगर ये प्रूफ ना करो तो मतलब स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहेंगे, उन्हें लगेगा कि ये बताया नहीं गया है, इसलिए मैंने सोचा बता देता हूँ। प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। जो ट्राइंगल के जो मीडियंस है ना तीनों, अगर उन दोनों को भगाएंगे तो दोनों को बनाएंगे ना तो दोनों एक ही पॉइंट्स होकर जाएगा। कॉन्करेंट मतलब क्या, एक पॉइंट्स हो जाना। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है
वो डिवाइड करता है ईच मीडियम इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये भी हम बताया था मैंने कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारा ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये बना रहा हूँ, इसी पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो इसका जो मीडियन आया ये ए डी, इसका मीडियन आया बी ई, इसका मीडियन गया सी एफ। तो ये क्या है, तीनों एक ही पॉइंट से होके जा रहा है, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। और डी क्या है, मतलब मिड पॉइंट होगा बी सी का। ऐसे ही जो ई है वो मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर दिया है वेक्टर ए, इसका दिया है वेक्टर बी और इसका वेक्टर सी, ठीक है। अब ये भी जब ये पॉइंट जो कॉन्करेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मतलब ये जो है सेंट्र, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। जो सेंट्रॉइड है इसको क्या है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो ये भी प्रूव करना है, ठीक है। और फिर इसका पोजीशन वेक्टर भी फाइंड करना है। तो बेसिकली ये देखिए कितना आसान है इसको प्रूव करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो मैं बताने ये चाहता हूँ कि सिंस डी जो वेक्टर डी जो है ना, मेरा जो डी है वो मिड पॉइंट है बी सी का, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 2। मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2। अब इसको अपन ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये इक्वेशन 1 है, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 टाइम्स वेक्टर ई इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना तो आपको करना क्या है। अब ये देखिए, ये जो लाइन है ना डी बी सी, इसका मतलब क्या है डी बी सी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब जब भी मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ, इन तीनों को मुझे अगर कॉन्करेंट प्रूफ करना है कि ये तीनों अगर एक ही लाइन से होके जा रहा है, प्रूफ करना या कोशिश करना है, तो मैं क्या करूँगा ना, इन तीनों का ना कोई एक साइड ना इक्वल कर देता हूँ। तीनों का ना कोई एक साइड, या तो RHS से इक्वल करूँगा या LHS से इक्वल करूँगा। देखिएगा, ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये हमेशा इस्तेमाल करूँगा मैं जब भी मेरे पास 3 अलग अलग इक्वेशन दिया है और बोल रहा है कि आपको प्रूफ कीजिए कि इनका कॉमन पॉइंट क्या है। मतलब देखिए, कॉमन पॉइंट मतलब ये तीनों इक्वेशन है 3 लाइन के, तो मान अगर मैं मान के चल रहा हूँ, तो अगर ये मान लीजिए तीनों का कॉमन पॉइंट जब मिल जाएगा, कॉमन पॉइंट मिलने के लिए क्या करूँगा मैं, तीनों का या तो LHS या तो RHS दोनों का इक्वल करूँगा। और ये मैं ना आगे कई सारे प्रॉब्लम में करने वाला हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना कंसेप्ट, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस पर ना भी मतलब ये ना करें, बस ये समझिए कि इन तीनों को मैं इक्वल करने वाला। ध्यान सुनिएगा, तो मैं इधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ BC है, इधर देखता हूँ AC है, इधर देखता हूँ AB है। तो मैं ये देखता हूँ BC में अगर मैं A ऐड कर दूँ तो ये हो जाता है ABC, इधर AC में अगर मैं B ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा ABC, AB में अगर C ऐड कर दूँ क्या हो जाएगा ABC। यानी कि देखिए ये तीनों का RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अब तीनों का RHS इक्वल जब हो जाएगा तो तीनों के इक्वल टू तीनों का LHS भी इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखिएगा 2D में क्या A ऐड कर रहा हूँ, तो 2 वेक्टर D प्लस वेक्टर A इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। आप समझ रहे, मतलब 2D में A ऐड करूँगा तो ये A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ये 2A में मैं क्या ऐड करूँगा, B ऐड करूँगा, तो 2 वेक्टर E प्लस वेक्टर B इक्वल टू क्या, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C। ऐसे ही 2F में मैं क्या ऐड करूँगा, C, तो 2F प्लस वेक्टर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, और इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब ध्यान से तीनों का इसे देखिए, मैंने RHS इक्वल कर दिया जो A प्लस B प्लस C है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया, देखिएगा ये सब इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो चारों जो पॉइंट है ना, ये सब एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट करें, मतलब एक पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ से जो लाइन निकल रही है ना वो कॉन्करेंट है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, A प्लस B प्लस C। अब ठीक, अब ध्यान से रहिएगा, अब इसको थोड़ा सा स्केलर इंटरनल डिवीजन बनाने के लिए देखिएगा 2 1 3 2 1 3 2 1 3 और यहाँ 1 1 1, यानी सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 वेक्टर D प्लस वेक्टर A अपॉन 3 इक्वल टू 2 वेक्टर E प्लस वेक्टर B अपॉन 3 इक्वल टू 2 वेक्टर F
प्लस वेक्टर सी अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 3। अब यहाँ पर देखिए, इसको छोड़ दीजिए, केवल इसको देखिए, इसको देखिए। अब ये क्या है, एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है जो AD को 2:1 के रेशियो में काट रहा है, जो AD को 2:1 के रेशियो में काट रहा है। ये देखिए A है, D है, ये 2 है, तो 2:D इंटू 1:A। यहाँ देखिए मेरे हाथ में देखिए 2:D प्लस 1:A अपॉन 2+1, 2:D प्लस 1:A। समझ में आ रहा है? ये देखिए ये क्या है, एक पॉइंट है जो EB को BE को 2:1 के रेशियो में काट रहा है। इधर देखिएगा तो ये 2:1 है, तो ये देखिएगा 2:E प्लस 1:B, 2:E प्लस 1:B अपॉन 2+1। ऐसे 2F प्लस C को, F और C को क्या कर रहा है, 2:1, 2 इंटू यहाँ तक 2 है, ये 1 2:F प्लस 1:C अपॉन 3। और ये तीनों पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट है ना, वो किसके बराबर है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C/3। यही फार्मूला आपको मैंने सेंट्रॉइड का बताया था, और मैंने बताया था कि ये इसको 2:1 के रेशियो में काट रहा है, तो यहाँ पर मैंने उसे प्रूफ कर दिया। बस इतना ही मैं लिखूंगा, इसके आगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये IIT में अगर पूछेगा तो IIT में पूछ सकता है। बेसिकली ये फैक्ट इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आपको वहाँ प्रूफ करने के लिए तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आ रहा है, तो ये मैंने आपको दिखाया कैसे आ रहा है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इससे मैंने इसमें जो रिड्यूस करा ना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे इसके जो इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपको ये समझ में आ गया ना कैसे करना है, तो आगे के ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही एडजस्ट करके करना है, ठीक है। और फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये समझ में आ गया, चलते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट एंड हेंस फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर। अगेन ये इन सेंटर का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, हमारा पॉइंट है A, B और C है। ध्यान से देखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। और ये इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, ये बराबर है, ठीक है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तीनों पॉइंट से सेम से पॉइंट जाता है। ध्यान सुनिएगा, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो अच्छे से सुनिएगा पहले तो, ठीक है। तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि मान लीजिए ये जो लंबाई है ना, टोटल लंबाई ये मान लीजिए अल्फ़ा है, ठीक है। ये हमारा D है, ये हमारा E है और ये हमारा F है। ध्यान से दीजिएगा, ये जो लंबाई है ना, ये हमारा अल्फ़ा हो गया, तो ये वाला हमारा मान लीजिए बीटा हो गया, क्योंकि B के सामने है, और C के सामने वाला मान लीजिए गामा हो गया, ठीक है। ये लंबाई है, ठीक है। तब ये पूछ रहा है कि आपको प्रूव करना है कि एंगल बाइसेक्टर जो होंगे ना, ये ट्राइंगल के जो AD और BE और CF है, ये तीनों जो है एक ही पॉइंट्स हो जाए, कॉन्करेंट है, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट्स हो जाए, और उस जो पॉइंट है कॉन्करेंट पॉइंट का उसको अगर इन सेंटर बोलते हैं, तो उसका बोल रहे हैं, उसका बोलते हैं पोजीशन वेक्टर बताइए, ठीक है। देखिए बहुत आसान है प्रूफ करना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कंसेप्ट बताया था, वो ये था कि मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए ट्राइंगल है, ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला एंगल इसको दो भाग में बराबर भाग में बांटता है। हमारा A है, B है, C है, D है और ये C है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि AB बाई AC इक्वल टू होता है BD बाई DC, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ना यहाँ इस्तेमाल होगा। ध्यान से देखिएगा, पोजीशन वेक्टर D निकालने के लिए। तो चूंकि यहाँ पर मैं सीधा सीधा अगर मैं लिखूँ, ध्यान से देखिएगा, तो BD बाई DC इक्वल टू BD बाई DC इक्वल टू होगा ये, देखिएगा AB बाई AC। AB क्या है, गामा, बाई AC क्या है, बीटा। समझ में आ रहा है? BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। AB क्या है, गामा, और AC क्या है, बीटा। इसका मतलब ये हुआ, इससे आप ये अगर समझ में आ गया तो अपन ये समझेंगे। ध्यान से देखिएगा कि वेक्टर D इक्वल टू क्या होगा। वेक्टर D इक्वल टू होगा, ये देखिए BD क्या आया, गामा, और DC क्या आया, बीटा। तो गामा इंटू C प्लस बीटा इंटू P अपॉन बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा इंटू वेक्टर D इक्वल टू होगा
गामा सी प्लस बीटा बी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा तो मैं अगर बोलूँगा वेक्टर डी के बाद वेक्टर ई का अगर फॉर्मूला निकालूँ, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए डी के क्या है, गामा बीटा गामा था, तो ई के इधर क्या क्या आएगा, क्या आएगा, अल्फ़ा और गामा आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस गामा वेक्टर ई इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये गामा था तो ये गामा था, ये बीटा तो ये बीटा है, तो इसलिए ये अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और ये गामा तो ये हो जाएगा गामा। तो अल्फ़ा इंटू ए प्लस गामा इंटू सी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस गामा इसके साथ आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चूँकि ये वाला बीटा है तो ये हो जाएगा बीटा, चूँकि ये वाला अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू ए प्लस बीटा इंटू बी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बस जब ये मिल गया ना तो अपना काम आसान हो गया। अगर ये मिल गया तब आपको क्या करना, अब इसको आपको कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए एक चीज़ जो है इन तीनों को इक्वल करना होगा, कि राइट साइड को या लेफ्ट साइड को। तो मैं राइट साइड में यहाँ देखिएगा, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर अल्फ़ा वेक्टर ए ऐड कर दूँ तो अल्फ़ा ए बीटा बी गामा सी, यहाँ पर बीटा बी ऐड कर दूँ तो अल्फ़ा ए बीटा बी गामा सी, यहाँ पर गामा सी ऐड कर दूँ तो अल्फ़ा ए बीटा बी गामा सी, तो हमारा इक्वल हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या रहा हूँ अल्फ़ा ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा वेक्टर डी प्लस अल्फ़ा वेक्टर ए इक्वल टू अल्फ़ा वेक्टर ए प्लस बीटा वेक्टर बी प्लस गामा वेक्टर सी आ गया। अच्छा, अब इसमें देख, इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, बीटा वेक्टर बी, तो बीटा वेक्टर बी ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा वेक्टर ई प्लस बीटा वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा वेक्टर ए बीटा वेक्टर बी गामा वेक्टर सी, यही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐड करूँगा मैं अल्फ़ा प्लस बीटा वेक्टर एफ प्लस गामा वेक्टर सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फ़ा ए बीटा बी गामा सी, तो सब जगह आ गया इक्वल, सब क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, अल्फ़ा वेक्टर वेक्टर वेक्टर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कॉन्करेंट। अब देखिए सबको डिवाइड कर दूंगा मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा से, ध्यान से देखिएगा बीटा प्लस गामा वेक्टर डी प्लस अल्फ़ा वेक्टर ए अपॉन, इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा गामा को क्या लिखूँगा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा लिख सकता हूँ इक्वल टू, इधर देखिए अल्फ़ा प्लस गामा वेक्टर ई प्लस बीटा वेक्टर बी, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस, इधर लिखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा वेक्टर एफ प्लस गामा वेक्टर सी अपॉन, लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फ़ा वेक्टर ए प्लस बीटा वेक्टर बी प्लस गामा वेक्टर सी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। ये बोला डी और ये वेक्टर है उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है बीटा प्लस गामा और अल्फ़ा के रेशियो में, ध्यान सुनिएगा। तो डी क्या है, डी ए है, इसका एक पॉइंट है जो इसको बीटा प्लस गामा और ए सोचो डी कहाँ है, ये डी वाला तो ये, तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा लंबाई जो है ना इसका अगर ये अल्फ़ा है तो ये हमारा क्या है बीटा प्लस गामा, ये रेशियो में डिवाइड करता है। ये भी एक पॉइंट समझने वाली बात है, ये भी याद रखिएगा कि ये वाला पॉइंट, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है और ये हमारा एंगल बाई सेक्टर है, ये हमारा एंगल बाई सेक्टर है, इसका लेंथ अल्फ़ा है, इसका लेंथ बीटा, इसका लेंथ गामा है, ध्यान सुनिएगा। तो इसका जो रेशियो होगा ना वो ये होगा, जैसे ये देखिए, तो जैसे ये गामा था तो ये लेंथ आएगा गामा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो पॉइंट होगा इस वाले बाइसेक्टर को गामा और अल्फ़ा प्लस बीटा के रेशियो में डिवाइड करेगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही अगर इसको देखेंगे तो ये इसको कैसे डिवाइड कर रहा है,
तो ये हमारा हो जाएगा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। मतलब ये जो नीचे वाला होता है ना वो वाला है, जैसे देखिए नीचे अल्फा है ना, तो ये अल्फा यहाँ जाएगा और ये बीटा गामा ऊपर चला जाएगा। इधर ये तो नीचे बीटा है तो बीटा यहाँ जाएगा और अल्फा और गामा इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी मतलब समझने वाली बात है कि ये पॉइंट कैसे डिवाइड करता है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि ये एक पॉइंट है जो AD पर है, ऐसे ही ये BE पर, ये देखिए ये E था तो BE पर एक पॉइंट है। समझ में आ रहा? ये BE पर पॉइंट है जो कि मतलब जो AD पर पॉइंट है वही BE पर भी पॉइंट है, वही पॉइंट किस पर भी है, FC पर भी है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है और तीनों का कॉमन पॉइंट है। और उस कॉमन पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर क्या है, अल्फा वेक्टर है प्लस बीटा वेक्टर भी प्लस गामा वेक्टर से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यही हमारा इन सेंटर बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो मुझे बस इतना ही इसके बारे में बताना था। समझ में आ रहा है? और ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे, अगर मुझे मान लीजिए 3 मतलब इक्वेशन मिल गए और मैं बताना चाहता हूँ कि तीनों कॉन्करेंट है, तो मैं समहाउ दोनों का LHS या RHS इक्वल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? और अगर मैं कर पाता हूँ, देखिए ये प्योरली लॉजिकल, इसलिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ना IIT में पूछे गए हैं, बोर्ड में तो मतलब छोड़ ही दो। समझ में आ रहा है? तो IIT में भी नहीं पूछे जाते। समझ में आ रहा है? अगर पूछा गया तो डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको सोचना होता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी ऐड कर सकते, कुछ भी घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। बट यहाँ पर चूंकि ये बेसिकली फॉर्मूले सारे किताब में दिए हुए हैं कि कैसे प्रूव करना, इसलिए मैं डायरेक्टली बता दूंगा। अच्छा यहाँ पर अल्फा ए ऐड करूँगा, यहाँ पर बीटा बी ऐड करूँगा, गामा सी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है? तो मैंने ऐड करके मैंने दिखा दिया, देखो इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब देखो ये एक पॉइंट बता रहा है, ये इस पर एक पॉइंट बता रहा है, ये इस पर बना, तीनों क्या है, ये तीनों क्या इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, यानी कि तीनों पर जो एंगल बाइसेक्टर क्या है, कॉन्करेंट, मतलब एक ही पॉइंट हो गया, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है, और उसको इन सेंटर बोलते हैं। ये हमारा काम खत्म हो गया। समझ में आ रहा? तो ये आसान हो जाता है। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा, नहीं समझा होगा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, D and E divides BC and CA of a triangle ABC in the ratio 2:3 respectively. Find the position vector of point intersection AD and B and the ratio in which this point divides AD and BE. बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए कि ट्राइंगल है ABC, ठीक है? अब ये बोल रहा है D and E divides BC and CA of a triangle। देखिए BC पर एक पॉइंट D है, ठीक है? तो ये हमारा मान लीजिए AD हो गया, और CA पर E है, तो हमारा CA पर मान लीजिए हमारा E है। तो वो ट्राइंगल बोलते हैं 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए हमारा रेस्पेक्टिवली, तो हमारा ये 2 है तो ये हमारा 3 है, हमारा 2 है तो हमारा सॉरी हमारा 2 है तो ये हमारा 3 है। ठीक है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जो इंटरसेक्शन AD, मान लीजिए ED और BE, मतलब ऐसा, मतलब इन दोनों को मिला तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एंड द रेशियो इन विच पॉइंट AD एंड BE एक दूसरे को डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये जो ना, मतलब आपको ये निकालना है इसमें। ठीक है? तो ये दिया गया है कि बोल रहा है कि जो पॉइंट D है वो BC को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, और जो पॉइंट E है वो CA को यानी कि इधर से 2:3, 2 इधर है तो 3 इधर, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो बोल रहा है कि आपको अगर, ठीक है, तो बोल रहा है AD और BE, बोल रहा है तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD और BE का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। एंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स AD और BE, और मतलब किस रेशियो में ये दूसरे को डिवाइड करता है, मतलब ये समझ में आ रहा है, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो निकालना। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे D का पोजीशन वेक्टर, जैसे मान लीजिए दिया नहीं है, बट माना पोजीशन वेक्टर A है, वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, ये ऐसा है। ठीक है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ D क्या है? D क्या होगा? 3 टाइम्स वेक्टर B प्लस 2 टाइम्स वेक्टर C अपॉन 5। समझ में आ रहा? 3 टाइम्स वेक्टर B प्लस 2 टाइम्स वेक्टर C अपॉन 5,
यहाँ से मैं ये समझ सकता हूँ 5 टाइम्स वेक्टर डी इक्वल टू 3 टाइम वेक्टर बी प्लस 2 टाइम वेक्टर सी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या होगा, ई इक्वल टू होगा 3 टाइम्स वेक्टर सी प्लस 2 टाइम वेक्टर ए अपॉन 5, मतलब 5 टाइम वेक्टर बी इक्वल टू 3 टाइम वेक्टर सी प्लस 2 टाइम वेक्टर ए, हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बस अब ये 2 इक्वेशन है। अब इन 2 इक्वेशन का कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यही अपने को ढूंढना है। अब इसमें क्या होता है, या तो इसका LHS इक्वल कीजिए या तो RHS इक्वल कीजिए। तो LHS इक्वल करने का कुछ हमको देखिए, यहाँ 5E है, यहाँ 5D है, तो या तो आप 5E यहाँ ऐड कीजिए या 5D यहाँ ऐड कीजिए, समझ में आ रहा, तो इक्वल हो जाएगा। या RHS में देखिए ध्यान से, अब RHS में जब देख रहा हूँ ना, तो एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है, तो ये है कि यहाँ पर B है, यहाँ पर B है नहीं, यहाँ पर A है तो यहाँ पर A नहीं, बट यहाँ पर 2C है, यहाँ पर 3C है। तो इस 2C और 3C को अगर मैं इक्वल करना चाहूँगा तो इसमें मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, और इसमें मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। समझना, 2 से मल्टीप्लाई क्या 6 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं होता क्या है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ सो दैट कि हम बता सकें। एक बार इक्वल कर दिए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, तो 3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 15 टाइम्स वेक्टर डी इक्वल टू हो जाएगा 9 टाइम वेक्टर बी प्लस 6 टाइम वेक्टर सी। सही है, 15 टाइम्स 5 3 15, 15 बी और 3 3 9, 3 9 6। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 5 5, 2 5 10 टाइम्स वेक्टर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 टाइम वेक्टर सी प्लस 2 दूनी 4 टाइम्स वेक्टर ए। तो यहाँ पर देखेंगे जब ना, तो अपने को 60 तो मिल गए। यहाँ पर 9 भी है और यहाँ पर 4 है, तो एक काम करते हैं 4A इधर ऐड कर देते हैं और 9 भी इधर ऐड कर देते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर 4A इधर ऐड करना तो 15 वेक्टर डी प्लस 4A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4A प्लस 9B प्लस 6C। इधर देखिए, इधर B रहता तो 9B ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 वेक्टर E प्लस 9 वेक्टर B इक्वल टू हो जाएगा 4 वेक्टर A प्लस 9 वेक्टर B प्लस 6 वेक्टर C। अब दोनों का RHS क्या होगा, इक्वल हो गया, 4A प्लस 9B प्लस 9C। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 15 वेक्टर D प्लस 4 वेक्टर A इक्वल टू 10 वेक्टर E प्लस 9 वेक्टर B इक्वल टू 4 वेक्टर A प्लस 9 वेक्टर B प्लस 6 वेक्टर C। अब इसको देखिए, 15 4 19, 10 9 19, 9 6 15 4 19, सबको 19 से डिवाइड कर दीजिए। तो 15 वेक्टर D प्लस 4 वेक्टर A बाई 19 इक्वल टू 10 वेक्टर E प्लस 9 वेक्टर B बाई 19 और 4 वेक्टर A प्लस 9 वेक्टर B प्लस 6 वेक्टर C बाई 19। इसका मतलब क्या हुआ, DA, इधर देखिएगा AD, ये DA मतलब क्या, AD और ये BE यानी कि B, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। ये 2 पॉइंट है जिनका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, क्योंकि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है AD का वो ये है। ठीक है, जो उसको मैं 15D इंटू 4A/19 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और BE का जो पोजीशन वेक्टर वो समझ आ रहा, BE का जो इंटरसेक्ट मतलब जो पोजीशन BE पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ये है, और उसका दोनों ये तीनों इक्वल क्या है, ये दोनों इक्वल क्या है, इसके बराबर, यानी कि हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं ये हमारा पोजीशन वेक्टर है ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, ABC दिया है, ये वाला D और E नहीं दिया है, तो अच्छी मतलब है ना, बीच में मतलब पॉइंट नहीं दिया है, केवल ABC दिया हुआ, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हुआ। अब ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये इसको कैसे किस रेशियो में काटता है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये AD को 4:15 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। AD को 4:15 नहीं है, 15:4 के रेशियो में, तो 15D। ठीक है, इधर देखिए, तो ये हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो AD को 15:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और BE को
10:9 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यही अपने को निकालना था कि अब आप समझ में आ रहा ना मैं कहने क्या चाहता था। तो मैंने आपको समझाया रखा था, पहले ही समझा रखा था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको इन दोनों का LHS या RHS इक्वल करना। और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है, जितना आसानी से मैंने किया इतना आसान नहीं है ये करना। बट आप अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा दीजिए, यहाँ 2C था या 3C था, तो मैं इन दोनों को इक्वल, देखिए यही कॉमन है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 2 से। तो मैंने मल्टीप्लाई करा तो देख रहा 9B 6 आ रहा है और 6 4A है। तो यहाँ पर क्या आएगा 4A अगर इधर ऐड कर दूँ और 9B इधर ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, RHS दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो धड़ से इक्वल हो गया। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन मैंने बस सॉल्व किया और मैंने बस थोड़ा सा इधर उधर किया तो मैंने एक मिल गया। तो मैंने बोला चलो इसको आपको समझा देता हूँ कैसे करती है सब इस टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, और अब जब ऐसा मिल जाता है तो आपको पता है क्या, तो आपको बस देखना है कि डिवाइड बाय 19 करना है तो ये पॉइंट बन जाता है, ये भी पॉइंट बन जाता है। समझ में आ रहा है? D और A का इंटरनल पॉइंट हो जाएगा और ये B और E का इंटरनल पॉइंट हो जाएगा। दोनों का मतलब जो इंटरनल जो पॉइंट्स है ये दोनों इक्वल है, यानी दोनों क्या है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को एक पॉइंट पे। और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये 4A 9B 6A अपॉन 19 है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया और ये हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये देखिएगा AD ले रहे हैं तो ऐसे खींच लीजिए, हमारा A है और D है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, D में 15 से मल्टीप्लाई है, यानी कि 15 क्या इधर है और ये से 4 में लेते हैं तो 4 इधर, तो 15:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है A और D को। समझ में आ रहा है? तो ये से अपन निकाले 15:4 और 10:9 यहाँ से। सो थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और मैं इसे यहीं पर रोक रहा हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है बट हम बाद में ही चलेंगे जब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम इसमें अगर ना समझ में आए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।